हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेट यूपीएससी के डेली न्यूज़ एनालिसिस में। तो जैसा हम हमेशा करते हैं और पिछले एक महीने से करते आ रहे हैं, सबसे पहले देखेंगे हम यस्टरडे क्वेश्चन को, उसके बाद देखेंगे हम इंदिरा अम्मा भोजनालय ये बंद हुए हैं। ठीक है, ये बंद हो रहे हैं तो इसके देखेंगे ये सामाजिक प्रभाव क्या पड़ते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 1 के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। फिर एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई है कि जौनसार भाबर में सामाजिक सुधार, ये जो जनजाति है ना, ये लगातार अपने क्या कर रही है, सामाजिक सुधार कर रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि एकमात्र ऐसी जौनसार ऐसी जनजाति है जो लगातार अपने को रिफॉर्म करती जा रही है। देखो क्या होता है कि एक प्रथा चली हुई आती है, ठीक है, हम उस पर क्या करते हैं, आंखें बंद करके विश्वास करते हैं। शायद वो तब के टाइम पे प्रासंगिक रही होगी, पर वर्तमान तौर पे अगर वो प्रासंगिक नहीं है तो ये लगातार अपने को अपग्रेडेड करते हुए जा रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको जीएस पेपर 1 में भी हेल्प करेगा और जीएस पेपर 5 में भी हेल्प करेगा ये आपको। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ये वाली न्यूज़। ठीक है, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें एक टर्मिनोलॉजी आई है, वो बहुत ही शानदार टर्मिनोलॉजी है, आपके पेपर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। और भारत सबसे ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करने वाला देश बन चुका है, लगभग 48% के आसपास। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर कल, आज तारीख है 12 जनवरी, तो आज है राष्ट्रीय युवा दिवस। तो इसके बारे में बहुत अच्छा आर्टिकल आया है और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बहुत डिटेल से चीज़ें बताई गई हैं, तो इसको भी हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल। देखो, प्रधानमंत्री दिन में उजाला देखो योजना तो पाकिस्तान ने देख ली थी, अब मुझे लगता है ब्रह्मोस 2 ने पता नहीं कौन सी एक नई योजना दिखाएगी, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। आप जब जीएस पेपर 3 की बात करेंगे, साइंस एंड टेक की बात करेंगे, सॉरी या तो साइंस एंड टेक, हाँ ठीक है, साइंस एंड टेक की बात करेंगे, या भारत की सामरिक दृष्टि से भारत किस स्थिति में है, जब हम इसको भी देखेंगे तो यहाँ पर ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर न्यायिक सुधार, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी से रिलेटेड है, और जीएस पेपर 2, ठीक है, यहाँ पर आपके लिए। और उत्तराखंड में न्यायिक सुधार और राज्य मतलब पड़ोसी राज्यों या राष्ट्रीय स्तर से कितना सुधरा है, ये भी देखेंगे हम। फिर आज हम जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो, तो उसमें आज देखेंगे हम वर्ल्ड बैंक को देखेंगे। हम बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट कर चुके हैं, अब लगभग हमारे पास एक ही ऑर्गेनाइजेशन इसके पास बचती है, तो उसको भी कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद इसका भी चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आप डेली न्यूज़ एनालिसिस में आपने धीरे धीरे सारी ऑर्गेनाइजेशंस को भी क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। आप इसके बधाई के पात्र हैं, और मैं थोड़ा सा हूँ, ज़्यादा नहीं पर आप ज़्यादा हैं। ठीक है, फिर मैप इन न्यूज़ में देखेंगे हम नेपाल को। आज देखेंगे कि नेपाल मैप इन न्यूज़ में क्यों था, चाहे वो जेनजी प्रोटेस्ट हो, ठीक है, या भारत और नेपाल का जो लिपुलेख लिम्पिया धुरा वाला मामला है उस वजह से ये मैप इन न्यूज़ में हो, या बफर स्टेट के रूप में मैप इन न्यूज़ में हो, तो हम आज इसको भी क्या करेंगे, देखेंगे। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, कल जिसने भी संडे अफेयर्स नहीं देखा वो ज़रूर देखें। हमने वहाँ पर क्या कवर किया है, न्यू इंडिया समाचार की मैगज़ीन हमने कवर करी है, जो आपके मेंस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, मेंस और प्री के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट। और मैं एक उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, कोई भट्ट है, क्या है, हाँ नीतू भट्ट है उनका नाम, सॉरी, उन्होंने मुझे आंसर लिख के भेजा था, उनका ये पहला आंसर था। तो मुझे ये देख के अच्छा लगा कि लोग अभी भी क्या कर रहे हैं, अभी से तैयारी कर रहे हैं, मेंस लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उसको करते रहें। मैंने आपको टेलीग्राम में बताया कि आप मेंस को कैसे टैकल कर सकते हैं, तो जो भी लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो क्या करें, टारगेट यूपीएससी को सर्च करें, आपको ये आइकन मिलेगा, अंडरस्कोर को देख लो, इसको देख लो यार, इसको जरूर डालना वहाँ पर, टारगेट अंडरस्कोर यूकेपीएससी, तो फिर आपको ये वो मिलेगा, क्या आइकन मिलेगा, फिर आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं, या फिर आप इस आइकन को क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और आप यहाँ जुड़ जाएंगे। यहाँ पर बहुत आने वाले टाइम पे यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों का डिस्कशन होगा आपके साथ, तो इसमें ज़रूर जुड़ जाएं। तो सबसे पहले देख लेते हैं यस्टरडे प्रैक्टिस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजस्व विभाग की सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए कितने वेब पोर्टलों का शुभारंभ किए, तो 6 वेब पोर्टलों का शुभारंभ किया, और शायद कल एक ही क्वेश्चन था। तो अब देखेंगे हम उत्तराखंड न्यूज़। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इंदिरा अम्मा भोजनालय, तो कुछ प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं न्यूज़ें जब ये क्या होती हैं, न्यूज़पेपर में आती हैं। तो योजना का नाम है इंदिरा अम्मा भोजनालय, इसकी शुरुआत कब हुई थी, अगस्त 2015 से हरीश रावत सरकार ने इसको क्या करा था, शुरू किया था। इसका उद्देश्य क्या था, तो गरीब और ज़रूरतमंदों को सस्ता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना था। ठीक है, संचालन कौन करता था, तो जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप थे, महिला स्वयं सहायता समूह थे, वो इसका क्या करते थे, संचालन करते थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है।
सब्सिडी सरकार कितनी देती थी, तो 10 रुपये प्रति थाली में क्या देती थी सरकार, सब्सिडी देती थी। वर्तमान में क्या है कि 42 खोले गए थे, इसमें से 19 क्या हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। और सर्वाधिक कैंटीन कहाँ पर बंद हुए हैं, तो देहरादून में बंद हुए हैं। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, चाहे आप मेंस के डेटा को इसमें रख के देखें या प्री में ये जो योजना है आप इसको रख के देखें, ठीक है। फिर मेंस में आप इसको कहाँ पर इसको सॉरी मेंस में आप इसको कहाँ पर इंटरलिंक करेंगे, तो जीएस पेपर 6 उत्तराखंड की ज्योग्राफी इकोनॉमी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, और जीएस पेपर 2 में सोशल जस्टिस और पॉलिटी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वुमेन एम्पावरमेंट एंड एसएचजी, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में। तो क्या बोला गया है कि जो एसएचजी हैं, एसएचजी को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह योजना शुरू की गई थी, लेकिन योजना बंद होने से सैकड़ों महिलाएं फिर से बेरोजगार हो रही हैं। यह दिखाता है कि सिर्फ योजना शुरू करना ही काफ़ी नहीं, बल्कि उसे क्या करना है, सस्टेन बनाए रखना भी असली चुनौती है। देखो हम क्या करते हैं, हमने लखपति दीदी योजना शुरू करी है, ठीक है, हम उसमें 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाना चाहते हैं, और अगर जैसे ये वाली योजनाएं थी, अगर ये बंद होने स्टार्ट हो गई तो वहाँ पर भी क्या होगा, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए आप इसको कहीं पे नोट डाउन करके रख लो, ठीक है। फिर खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, उत्तराखंड में शहरी गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में ऐसे कैंटीनों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, ठीक है। इनके बंद होने से अर्बन पुअरनेस पर असर पड़ेगा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, शहर और गांव की गरीबी में ज़मीन आसमान का अंतर होता है, ठीक है। जो शहर की गरीबी होती है ना, गांव वाले उसको सोच भी नहीं सकते, शहर की गरीबी बहुत ही भयंकर होती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर है शासन और प्रशासन, तो इसमें क्या है कि पॉलिसी पैरालिसिस और इम्प्लीमेंटेशन फेलियर के बारे में आप इसको क्या कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं कि उत्तराखंड में सरकारी योजनाओं की विफलता के क्या कारण है। तो क्या कारण है कि सिस्टम की काहिली और प्रशासन के स्तर पर एक भी प्रयास नज़र नहीं आता है। यह दिखाता है कि मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म, मतलब जो हमारा निगरानी तंत्र है वो उसकी कितनी बड़ी कमी है, ये कितना बड़ा फेलियर है, ठीक है। फिर है अर्थव्यवस्था, सब्सिडी का बोझ बनाम समाज कल्याण, ठीक है, सब्सिडी वर्सेस सोशल वेलफेयर। क्या सरकार को ऐसी योजनाओं को अनुदान पर चलाना चाहिए जिन्हें या इन्हें आत्मनिर्भर मॉडल पर। तो देखो ये आपके लिए क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखो जब भी कोई योजना आती है ना, तो सरकार को पहले उसको बनाने के लिए सब्सिडी देनी ही पड़ती है, ठीक है, जब तक वो एक ढांचा उसका एक बेस तैयार नहीं हो जाता। जब उसका बेस तैयार हो जाए फिर आपको सब्सिडी क्या कर देनी चाहिए, कट कर देनी चाहिए। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि 5 साल में या 10 साल में हो जाएगा, जब तक इसमें भी सुनियोजित तरीके से उसको जो मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म है ना, इसकी मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म हर साल टू साल होनी चाहिए, तभी क्या हो सकती है, कोई भी योजना धरातल पर सशक्त बन सकती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर ये है MCQ, आप इसका क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। फिर एक ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगी मुझे कि जॉन-सार बाबर सामाजिक सुधार, ठीक है। तो प्रीलिम्स के फैक्ट ये हम पिछले 3 बार तो मैं ही आपको कंप्लीट करा चुका हूँ इसको DNA में, ठीक है। देवता कौन है, चालदा महासु हैं। चालदा महासु कितने भाई हैं, तो 4 भाई हैं, बोठा, बासिक, पिबासिक, पवासी और चालदा, ठीक है। चालदा महासु वो स्वरूप हैं जो हमेशा प्रवास करते रहते हैं, ठीक है। फिर कुछ यहाँ पर टर्मिनोलॉजी आई थी, जैसे खत आपको पता है, ठीक है, सदर सयाना, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये फिर अगर हम इसको मेंस में देखें तो आप इसको जीएस पेपर 1 हिस्ट्री और कल्चर से रिलेट कर सकते हैं, और जीएस पेपर 5 उत्तराखंड में स्पेसिफिक कल्चर और हिस्ट्री में आप इसको क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो इसमें इंपॉर्टेंट था वो क्या था, परंपरा वर्सेस आधुनिकता। जॉन-सार बाबर की संस्कृति में पहले मेलों और यात्राओं में मांस मदिरा का प्रचलन था, ठीक है, लेकिन अब ग्रामीण खुद इसे बदल कर मतलब बंद कर, मतलब जो ये क्या था, मांस मदिरा था, इसको बंद कर क्या कर रहे हैं, घी और सात्विक भोजन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब संस्कृतिकरण क्या होता है, देखो ये कई बार मेंस में क्वेश्चन आते हैं कि संस्कृतिकरण से आप क्या समझते हैं, इस पर प्रकाश डालिए। तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे, तो देखो समाजशास्त्र में जब कोई समुदाय अपनी पुरानी तामसिक प्रथाओं को छोड़कर मुख्य धारा की सात्विक प्रथाओं को अपनाता है तो इसे संस्कृतिकरण कहते हैं। जॉन-सार समाज अब रूढ़िवादी प्रथाओं को त्याग कर सुधारवादी दृष्टिकोण अपना रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, समय समय के साथ हमें लगातार क्या करना चाहिए, सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, ठीक है। फिर है स्थानीय स्वशासन, तो खत कोरू
में निवासियों ने निर्णय लिया और यह दिखाता है कि जौनसार की खत बिरादरी या पंचायत व्यवस्था आज भी कितनी मजबूत और निर्णय लेने में सक्षम है। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है। आप जब भी आपको संस्कृति से कोई क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव वे में या वे फॉरवर्ड वे में क्या कर सकते हैं, इनका आंसर आप इनको कोड करके आप अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है। फिर सांस्कृतिक पर्यटन, तो महासू देवता की यात्रा धार्मिक पर्यटन का एक बड़ा केंद्र है। अगर यहाँ माहौल सात्विक होगा तो अन्य राज्यों से भी अधिक श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। इससे क्या होगा, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट बढ़ेगा हमारा। ठीक है, आर्थिक बूम आएगा, आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ेगी, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके लिए क्या है, एमसीक्यू है। आप इसका क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ। तो सबसे पहले आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म मुझे लगा था वो एजेंट एआई का लगा था। ठीक है, तो ये आपके पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आने वाले एग्जाम्स में, प्री में भी, मेंस में भी और इंटरव्यू में भी आपको इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, तो आप इन सब रिपोर्ट्स, जितनी भी रिपोर्ट आती हैं उनको, या जो ऐसे टर्म्स आते हैं जैसे एजेंट एआई का टर्म्स आ गया, इनको आप क्या कर लो, कहीं पर लिख के रख लो, तो ये बाद में आपको बड़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो एक रिपोर्ट आई थी, क्या, थॉट वर्क से एक रिपोर्ट आई थी, नामक प्रौद्योगिकी परामर्श फर्म ने जारी करी है, एक रिपोर्ट करी है। इसमें एजेंट एआई क्या है उन्होंने बताया है। सामान्य एआई केवल सलाह देता है और लिखता है, जैसे चैट जीपीटी हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया, ठीक है, या जेमिनाई हो गया, ये सारे हमको क्या देते हैं, सलाह देते हैं, ये लिखते देते हैं। लेकिन एजेंट एआई एक एजेंट की तरह स्वतंत्र रूप से काम करता है। यह तर्क, रीजनिंग कर सकता है, आपकी क्या कर सकता है, बुकिंग कर सकता है, शॉपिंग कर सकता है, काम खुद पूरा कर सकता है। तो ये होता है एजेंट एआई। ठीक है, रैंकिंग क्या है, एजेंट एआई अपनाने में भारत का स्थान क्या है, प्रथम है। 48% इसमें भारत ने अपना लिया इसको, अमेरिका 28% और ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पे है 23%। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर मुख्य परीक्षा में आप कहाँ जोड़ेंगे, जीएस पेपर 3 में इसको क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, और ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जब आप निबंध लिखें, अगर निबंध का विषय क्या है, तो भारत में तकनीकी विकास, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन इंडिया, या एआई अवसर और चुनौतियों पर कभी भी ऐसे आता है तो आप ऐसे आप ऐसे रिपोर्ट्स का वहाँ पर जिक्र कर सकते हैं और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में वहाँ पर आंसर भी दे सकते हैं। हर कोई एआई को क्या बोलेगा कि ये नौकरियाँ खा रहा है, पर ऐसा नहीं है। एआई नौकरियाँ नहीं खा रहा है, वो नौकरियों की प्रवृत्ति बदलकर नौकरियाँ दे रहा है एआई। ठीक है, आपको ये बात समझनी चाहिए। इसमें आर्ग्यूमेंट क्या दे सकते हैं, भारत अब केवल तकनीक का उपभोक्ता नहीं है बल्कि एजेंट एआई को अपनाने में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देशों को पछाड़कर दुनिया में सबसे आगे है। ठीक है, तो 48% के साथ सबसे आगे कौन है, एजेंट एआई को अपनाने में भारत है। रोजगार बनाम एआई, तो क्या एआई इंसानों की नौकरियां छीन रहा है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, काउंटर आर्ग्यूमेंट में क्या है कि इस रिपोर्ट का हवाला देकर आप लिख सकते हैं कि थॉट वर्क्स के रिपोर्ट के अनुसार 86% आईटी दिग्गजों का मानना है कि एआई नौकरियां नहीं छीन रहा बल्कि प्रतिभा को निखार रहा है। 57% कंपनी ने माना है कि मानव एआई सहयोग से भूमिकाओं में बढ़ोतरी हो रही है, रूल्स में बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, फिर आर्थिक प्रभाव क्या मिल रहा है इसमें, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, तो भारतीय कंपनियों को उम्मीद है कि अगले 5 वर्षों में एआई से जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो 15% से ज़्यादा 15% में उसमें वृद्धि होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो, सबको लगेगा कि एआई नौकरियां खा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, आप इस बात को समझो, और आपका एग्जामिनर आपसे ज़्यादा स्मार्ट है। ठीक है, जहाँ पर आपने ऐसे टर्म्स लिखे वहाँ पर वो नंबर काटने में देर नहीं करेगा। ठीक है, तो आप हमेशा ऐसे जैसे ये रिपोर्ट्स है ना, जो थॉट वर्क्स की रिपोर्ट है या जो इन कंपनियों के मालिकों ने बोला है, तो इनको आप नोट करके रख लो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये एमसीक्यू है। आप इसका क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। फिर राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे। ठीक है, तो ये क्या है, आज 12 जनवरी है और आज ही क्या है, नेशनल यूथ डे है। तो आप ये देखो, कुछ सिलेबस से लिंकेज है, आप इसको खुद से देख लो। ठीक है, पर मैं सीधे टॉपिक में जंप करता हूँ। क्या है, देखो, स्वामी विवेकानंद और युवा दिवस। तो तारीख और इतिहास, 12 जनवरी विवेकानंद जयंती। 1885 में राजीव गांधी सरकार ने राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया था इस तारीख को। ठीक है, किस तारीख को, 12 जनवरी को। और कब करा था, 1985। देखो, ये तो प्रीलिम्स में कभी भी आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, तो युवाओं में देश की चेतना को झकझोरने और राष्ट्र निर्माण में लगाने के लिए था। तो स्वामी विवेकानंद के कुछ विचार हैं, जो कुछ कोट्स हैं, वो आप इथिक्स और ऐसे में क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जैसे शिक्षा केवल डिग्री प्राप्ति का माध्यम नहीं बल्कि चरित्र निर्माण की प्रक्रिया है। उन्होंने युवाओं से लोहे की मांसपेशियों और फौलाद के स्नायु, ठीक है, की अपेक्षा की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आत्मनिर्भरता, निर्भीकता और करुणा, ये तीनों ही जो कोट्स हैं वो किन के हैं, विवेकानंद जी के। और आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं या रख सकते हैं अपने पास।
इसमें बोला गया कि नशे की लत एक चुनौती है, ठीक है। इसमें आप सोशल इश्यू जीएस पेपर 2 से आप इसको क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। डेटा क्या है, भारत में लगभग 1.6 करोड़ युवा नशे की चपेट में, WHO और अन्य रिपोर्टों के अनुसार, ठीक है। कितने हैं देखो, 1.6 करोड़ युवा नशे की चपेट में। देखो हमारे देश के प्रधानमंत्री कई बार कहते हैं कि हमारे पास युवा ज़्यादा हैं, हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड ज़्यादा है, लेकिन अगर वो डेमोग्राफिक डिविडेंड नशे की हालत में है ना, तो फिर उस ज़्यादा के होने का क्या मतलब है। देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। माना आपके खेत में क्या है, 100 सेब के पेड़ हैं, ठीक है, और 100 सेब के पेड़ में कीड़े लग गए, तो वो क्या काम के रह गए। और किसी के पास मात्र 20 पेड़ हैं और वो स्वस्थ फल है, तो अल्टीमेटली तो आप स्वस्थ फल की तरफ ही जाएंगे ना, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नशे की चपेट वाला। तो आप इस डेटा को क्या कर लो, नोट करके रख लो। फिर शुरुआत की उम्र क्या है, तो 12 से 17 वर्ष की जो किशोरावस्था है, वो सबसे पहले क्या आते हैं, नशे की चपेट में आते हैं। मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि कृपया कभी भी नशे का सेवन ना करें, कभी भी इसको करने की तक कोशिश ना करें। मतलब अगर आपको लगता है कि एक बार चख के देख लेते हैं, एक बार करके देख लेते हो, तो ये भी कभी भी अटेम्प्ट ना करें, ठीक है। कब शौक है ना लत में बदल जाएं, ये आपको भी पता नहीं चलेगा। और जितने भी आपके छोटे भाई बहन हैं, बड़े भाई बहन हैं, उनको इस बारे में समझाइए कि नशे से कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। कई लोग सोचते हैं कि ये डिप्रेशन मन शांत करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। 2 मिनट डिप्रेशन शांत करेगा, जब आप फिर होश में आएंगे फिर वो डिप्रेशन आपको किल कर देगा। तो यहाँ पर समझो कि मन मतलब अंदर से स्ट्रांग बनो, ये नशे वशे से कुछ होगा नहीं, ठीक है। फिर कारण क्या है, क्यों मतलब 12 से 17 वर्ष की किशोरावस्था नशे की उसमें हो रहे हैं। तो पहला है पीयर प्रेशर, दोस्तों का दबाव, सोशल मीडिया और फिल्मों में नशे जैसे ग्लैमराइज होना, तो लोगों को लगता है कि ठीक है। देखो एक ग्लैमराइज की मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, ठीक है। भगवान शिव को आप सुल्पा पकड़ के देखते होंगे ना, तो कई जो नशेड़ी लोग होते हैं ना, वो उनका वो देते हैं कि भगवान शिव तो ऐसे करते हैं, जबकि वो ऐसा है नहीं, ठीक है। भगवान शिव की आप तुलना ऐसा कभी कर ही नहीं सकते इन सब चीज़ों से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इन सब चीज़ों को समझो और इनसे बच के रहो। बेरोजगारी और तनाव, अनएम्प्लॉयमेंट और स्ट्रेस, ठीक है। पारिवारिक माहौल, यदि परिवार में कोई नशा करता है तो ये। फिर इसके इम्पैक्ट क्या है, तो मस्तिष्क विकास पर असर पड़ता है, सामाजिक और आर्थिक नुकसान होता है, अपराध में इसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। फिर एक जो न्यूज़ है वो है ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल, जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो नाम क्या है, ब्रह्मोस 2 है, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। जो अभी हमारे पास ब्रह्मोस है वो सुपरसोनिक है, ठीक है। 2 से 2.5 मैक की स्पीड से जाती है जो सुपरसोनिक ब्रह्मोस है, लेकिन ये हाइपरसोनिक है, तो ये 7 मैक से 8 मैक की स्पीड से जाएगी। इसकी रेंज कितनी है, तो 600 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक है। इसमें जो ईंधन है वो क्या है, विशेष एंडोथर्मिक हाइड्रोकार्बन ईंधन है इसमें यूज़ होने वाला। ये कब आ सकती है, तो 2026-27 तक ये संभावित है, ठीक है। हाइपरसोनिक क्या है कि आवाज़ से 8 गुना तेज, 8 मैक ज़्यादा चलती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर डेफिनेशन क्या है, जब गति 5 मैक ध्वनि की गति से 5 गुना से अधिक है तो वो हाइपरसोनिक होती है। ब्रह्मोस 1 और ब्रह्मोस 2, ब्रह्मोस 1 क्या थी, सुपरसोनिक थी, ठीक है, 2.8 से 3 तक के मैक जाती थी, ठीक है। लेकिन जो हमारी ब्रह्मोस 2 है वो क्या है, 7 मैक या 8 मैक, तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल है हमारा। फिर इस स्क्रैम जेट इंजन टेक्नोलॉजी इसमें कैसी यूज़ हुई है, तो स्क्रैम जेट इंजन टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ हुई है। इसमें क्या है, सुपरसोनिक हवा के प्रभाव से आगे सुपरसोनिक हवा के प्रभाव में आग को स्थिर रखना, यह स्क्रैम जेट सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट इंजन की विशेषता है। इसमें हवा को कंप्रेस करके रोटेटिंग ब्लेड नहीं होती है, बल्कि मिसाइल की गति ही क्या करती है, हवा को कंप्रेस करती है और फिर वो आगे बढ़ती है। इसमें एक्टिव कूलिंग और एंडोथर्मिक फ्यूल का यूज़ होता है। एक्टिव कूलिंग और एंडोथर्मिक हाइड्रोकार्बन ईंधन का इसमें जिक्र है। तो इससे क्या होता है कि इतनी तेज़ गति पर घर्षण बहुत अधिक गर्मी पैदा करता है, लेकिन जिससे अगर मतलब गति वो मतलब क्या बोल रहा, सॉरी, घर्षण ज़्यादा होता है तो गर्मी ज़्यादा होती है, तो गर्मी ज़्यादा होगी तो मिसाइल क्या होगी, पिघल सकती है। लेकिन ये क्या करती है कि यह ईंधन गर्मी को सोख कर इंजन को क्या करती है, ठंडा करती है। जो हमारा एक्टिव कूलिंग और एंडोथर्मिक फ्यूल है ये काम करता है, ठीक है। फिर स्टेल्थ और मनूवरिंग, तो मनूवर होता है कि हवा में ही अपनी डायरेक्शन को चेंज करना, ठीक है। तो रडार की पकड़ में नहीं आएगी क्योंकि यह हाइपरसोनिक गति पर अपनी दिशा बदल सकती है, ठीक है, मनूवर कर सकती है, जिससे दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम जो S-400 है और आयरन डोम है, ठीक है, इनसे ट्रैक नहीं होगी और क्या करेगी, अपना काम कर लेगी। फिर जियोग्राफिकल जो हमारी रणनीतिक महत्व वो क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो चाइना ने अभी क्या करा है, YJ-21 और रूस ने जिरकॉन जैसी मिसाइलें बनाई हैं और भारत को बैलेंस ऑफ पावर के लिए
इसकी ज़रूरत है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर इंडियन ओशन रीजन, तो हिंद महासागर में भारत की पकड़ मजबूत होगी क्योंकि इसकी रेंज कितनी है, 100 से 1000 किलोमीटर बताई गई है। फिर आत्मनिर्भर भारत तो है ही इसमें एक मेन कंपोनेंट कि इंजन का ग्राउंड टेस्ट भारत में हुआ है जो रक्षा क्षेत्र में आयात कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप इसको क्या कर लो, नोट डाउन करके रख लो। ये आपके लिए क्या है, MCQ है, आप इसका क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। फिर है न्यायिक सुधार, जुडिशियल रिफॉर्म, तो आप इसको मुख्य परीक्षा GS पेपर 2 पॉलिटी एंड सोशल जस्टिस से आप इसको क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट की प्रभावकारिता पर यह है। तो समस्या क्या है, सजा की दर गिर रही है, 2023 के मुकाबले 2024 में और गिरावट आई है। डेटा क्या है कि देश भर में IPC के मामलों में सजा की दर 54% है, यानी 46% मानकों में आरोपी बरी हो जाते हैं। विशेषता क्या है इसमें, विश्लेषण क्या है, तो केवल कोर्ट बनाना काफ़ी नहीं है बल्कि कन्विक्शन रेट बढ़ाना असली चुनौती है। पुलिस सुधार की आवश्यकता भी है इसमें। 28% मामलों में पुलिस आरोप पत्र दाखिल नहीं कर पाती है। यह दिखाता है कि समस्या केवल न्यायपालिका में नहीं बल्कि पुलिस की जांच प्रक्रिया में भी देरी और कमी है। ठीक है, पोक्सो एक्ट और महिला सुरक्षा, तो 790 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में से 404 विशेष पोक्सो अदालतें भी हैं, लेकिन वहाँ पर भी क्या नहीं है, पर्याप्त संसाधन या साधन नहीं है। ठीक है, फिर उत्तराखंड में क्या, उत्तराखंड विशेष में कैसा इंपॉर्टेंट है ये और हमारे पेपर के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। तो उत्तराखंड के बारे में बहुत ही सुधारात्मक डेटा आया हुआ है। तो वो सुधारात्मक डेटा क्या है, फैक्ट क्या है कि यह दिल्ली के फास्ट ट्रैक कोर्ट के मामले के निपटारे की औसतन डे वहाँ पर कितनी है। देखो दिल्ली में लगता है 1600 दिन लगते हैं माना किसी केस को निपटाने में, लेकिन उत्तराखंड में कितने लगते हैं, 542 ही दिन निकलते हैं, मतलब लगते हैं। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। उपयोग क्या है, उत्तराखंड की न्यायिक प्रणाली पड़ोसी राज्यों जैसे यूपी में 850 दिन लगते हैं, बिहार में 942 दिन लगते हैं और राष्ट्रीय राजधानी की तुलना में फास्ट ट्रैक कोर्ट में के निपटान से अधिक कुशल या एफिशिएंट है। कहाँ की, उत्तराखंड की। तो थोड़ा ये पॉजिटिव है आपके लिए, आप इसको नोट डाउन करके रख सकते हैं। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमने क्या क्या कंप्लीट कर दिया। हमने WTO कर लिया, हमने IMF कर लिया, हमने सार्क कर लिया, साप्टा कर लिया, आसियान कर लिया, ब्रिक्स कर लिया, OPEC कर लिया और OPEC प्लस भी क्या कर दिया, हमने निपटा दिया। फिर और हमने बिम्स्टेक भी कर दिया। ठीक है, आज हम करेंगे वर्ल्ड बैंक। तो बचता है उसके बाद कौन है, IBRD बचता है एक। ठीक है, और ये तो अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो IBRD बचता है। तो इसका मतलब देखो आपने ये पूरा एक टॉपिक क्या कर दिया, DNA में कंप्लीट कर दिया। तो DNA इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्ल्ड बैंक की बात कर लेते हैं अब। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1944 में ब्रिटेन वुड सम्मेलन के दौरान हुई थी। मुख्यालय क्या है, तो वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, अजय बंगा है और ये क्या है, भारतीय मूल के हैं। सदस्य देश इसमें कितने हैं, तो 189 सदस्य देश हैं IBRD के अंतर्गत। इसका जो मोटो है या जो ध्येय वाक्य है क्या है, वर्किंग फॉर द वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, गरीबी मुक्त दुनिया के लिए कार्यरत। और मुख्य उद्देश्य क्या है, तो गरीबी कम करना, साझा समृद्धि, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो विश्व बैंक या विश्व बैंक का समूह, अक्सर जिसे हम विश्व बैंक कहते हैं, उसमें कितनी संस्थाएं काम करती हैं, तो 5 संस्थाओं का एक समूह है। ये मिलकर अलग अलग तरह से देशों की मदद करते हैं। जैसे IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। ठीक है, तो इसका कार्य क्या है, यह मध्यम आय वाले विकासशील देशों को ऋण देता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय विकास मंच, ये क्या करता है कि यह दुनिया के सबसे गरीब देशों को ब्याज मुक्त ऋण और अनुदान देता है। इसे उदार ऋण खिड़की भी कहा जाता है। फिर IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। कार्य क्या है इसका, यह सरकारों को नहीं बल्कि विकासशील देशों की प्राइवेट कंपनियों को निवेश और सलाह देता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर मीगा क्या है, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। ठीक है, कार्य क्या है, यह विदेशी निवेशकों को युद्ध या राजनीतिक अस्थिरता जैसे जोखिमों के खिलाफ बीमा प्रदान करता है ताकि वे गरीब देशों में निवेश करने से डरे नहीं। फिर ICID मतलब इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, हिंदी में तो इसका नाम क्या है, निवेश विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। यह देशों और विदेशी निवेशकों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाता है, लेकिन भारत इसका क्या नहीं है, सदस्य नहीं है। तो भारत देखो यहाँ पर जो हमारे क्या है 5 संस्थाएं हैं, उसमें से 4 संस्थाओं को तो भारत सदस्य है, लेकिन एक संस्था का सदस्य नहीं है। वो क्या है, ICSID। ठीक है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट
ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, इसका सदस्य क्या नहीं है, भारत नहीं है। ठीक है, तो विश्व बैंक और भारत, तो भारत विश्व बैंक के संस्थापक सदस्यों में से एक है। भारत ने 1949 में रेलवे के विकास के लिए अपना पहला ऋण किससे लिया था, विश्व बैंक से लेता। वर्तमान में विश्व बैंक भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे टीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास की कई परियोजनाओं को फंड कर रहा है। विश्व बैंक और आईएमएफ में क्या अंतर है, आईएमएफ में क्या अंतर है, तो विश्व बैंक मुख्य रूप से डेवलपमेंट के लिए जैसे सड़क, बांध, स्कूल बनाने के लिए दीर्घकालिक ऋण देता है। देखो ये छोटे ऋण नहीं होते हैं, ये दीर्घकालिक ऋण होते हैं विश्व बैंक के। लेकिन के आईएमएफ के क्या होते हैं कि डूबती हुई अर्थव्यवस्था को स्टेबलाइज करने के लिए अल्पकालिक ऋण। तो दोनों में सबसे बड़ा अंतर यही है, और कई बार एग्जाम में आता है, ठीक है, मेंस में भी आता है ये कि विश्व बैंक और आईएमएफ में अंतर क्या है, उसको स्पष्ट करें या सुस्पष्ट करें, ऐसा कुछ आता है इसमें, मेंस में क्वेश्चन आते हैं। तो आप यहाँ पर देख लो कि विश्व बैंक क्या करता है, दीर्घकालिक ऋण देता है, लेकिन जो आईएमएफ होता है वो अल्पकालिक ऋण देता है। फिर मैपी न्यूज़ में देखेंगे आज हम नेपाल को। ठीक है, तो चर्चा में क्यों, एक तो हमने जेएनजी प्रोटेस्ट देखा था। ठीक है, फिर हाइड्रो पावर समझौता, भारत और नेपाल के बीच में अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली निर्यात का दीर्घकालिक समझौता हुआ है। फिर चीन का जीएसआई प्रस्ताव को ठुकराया, नेपाल ने चीन के ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव में शामिल होने से इनकार कर अपनी रणनीतिक स्वायत्तता दिखाई है, जो भारत के लिए क्या है, राहत की बात है। ठीक है, तो इसकी जो भौगोलिक स्थिति है, ये क्या होता है कि चाइना और भारत के बीच में है, तो ये क्या करता है, बफर स्टेट का काम भी करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। सीमाएं क्या है, उत्तर में चीन है, दक्षिण पूर्व और पश्चिम में भारत से घिरा हुआ है। भारत के साथ 5 राज्यों के साथ ये वो भी करता है, बॉर्डर शेयर करता है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ ये क्या करता है, अपनी बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, फिर विवादित क्षेत्र क्या है, काला पानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख हो गया स्थान। यह क्षेत्र नेपाल के सुदूर पश्चिम और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के पास स्थित है। विवाद क्या है, नेपाल ने इसे अपने नए नक्शे में शामिल किया था, जबकि भारत इसे अपना हिस्सा मानता है। यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से कैलाश मानसरोवर यात्रा क्या होती है, गुजरती है। फिर नदी, यह विवाद महाकाली नदी या काली रिवर का है। काली रिवर के उद्गम स्थल को लेकर अलग अलग व्याख्याओं से के कारण है। सुस्ता, यह बिहार और नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के क्षेत्र की स्थिति पर विवादित इलाका है। तो ये देखो, सुस्ता भी एक विवादित इलाका है। काला पानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, ये सब वो अपने उसमें दिखा रहा है, लेकिन भारत ये अपने उसमें दिखाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर प्रमुख नदियाँ क्या हैं, तो ये नदियाँ नेपाल से निकलकर भारत में गंगा में मिल जाती हैं, पश्चिम से पूर्व, मतलब इधर से इधर। ठीक है, तो महाकाली ये भारत उत्तराखंड और नेपाल के पश्चिमी सीमा पर बनती है। फिर कर्णाली, ठीक है, या घाघरा भी कहते हैं इसको, भारत में घाघरा कहते हैं। ठीक है, नेपाल की सबसे लंबी नदी, हाल ही में भारत के साथ फुकोट कर्णाली जल विद्युत परियोजना पर समझौता हुआ है। तो ये पूछ सकते हैं कि फुकोट कर्णाली जल विद्युत परियोजना किन दो देशों के बीच में है, तो किन किन के बीच में है, वो किन किन के बीच में है भाई, नेपाल और भारत के बीच में। फिर गंडक मध्य नेपाल में बहती है, कोशी, इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, और यह पूर्वी नेपाल में बहती है। फिर प्रमुख परियोजनाएं हैं भाई, जैसे अरुण 3 है। अरुण 3 क्या है, पूर्वी नेपाल में भारत द्वारा निर्मित की जा रही बड़ी जल विद्युत परियोजना है। फिर पंचेश्वर बहु उद्देशीय परियोजना, काली नदी पर प्रस्तावित, उत्तराखंड और नेपाल सीमा पर है ये, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर हम इनके साथ एक्सरसाइज भी करते हैं, जैसे सूर्य किरण है। भारत और नेपाल के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास क्या है, सूर्य किरण है। समानता, ट्रीटी ऑफ 1950, भारत नेपाल शांति और मित्रता संधि 1950 दोनों देशों के संबंधों का आधार है, जो खुली सीमा और लोगों की मुक्त आवाजाही की अनुमति देता है। फिर राजधानी क्या है, काठमांडू, बागमती नदी के किनारे पर है काठमांडू, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काठमांडू कौन सी नदी के किनारे पर है, तो बागमती रिवर के उस पे है। ठीक है, किनारे पे है। यहाँ पर क्या है, सार्क का मुख्यालय। तो जब हम सार्क पढ़ रहे थे, हमने ये भी देखा था कि सार्क में क्या है भाई, सार्क का मुख्यालय कहाँ है, तो अपने काठमांडू में है। तो आज के मैं डीएनए में इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।